गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जोधपुर विश्वविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष के छात्रों और एमए के छात्रों के लिए भी प्रारंभिक जानकारी हेतु महत्वपूर्ण माइक्रो इकोनॉमिक्स का बिंदु लेते हैं। आइसो क्वांट कर्व की करैक्टरिस्टिक्स क्या है। आइसो क्वांट कर्व, जिसे हम समोत्पत्ति वक्र कहते हैं, समोत्पत्ति वक्रों की विशेषता क्या है। तो विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि समोत्पत्ति वक्र होते क्या हैं। समोत्पत्ति वक्र ऐसे उन विभिन्न संयोगों को दर्शाते हैं जिनमें समान उत्पादन की मात्रा को हम साधनों के अलग अलग संयोग से प्राप्त करते हैं। यानी एक समोत्पत्ति वक्र के सभी बिंदुओं पर उत्पादन तो समान होगा, लेकिन उसके सभी बिंदुओं पर उत्पादन के साधनों की मात्राएं वो अलग अलग लगाई जाती है या अलग अलग लगी हुई होगी। तो समोत्पत्ति वक्र की परिभाषाएं या विषय देखने के बाद आज हम समोत्पत्ति वक्र की विशेषताओं को देखते हैं। विद्यार्थियों, संक्षेप में विशेषताओं को तीन मुख्य विशेषताएं होती है। पहला है समोत्पत्ति वक्र नीचे दाहिनी ओर झुकते हैं। दाहिनी ओर झुकते हैं, यानी जैसा कि उदासीनता वक्रों की विशेषता के अंतर्गत हमने देखा, ठीक उसी प्रकार समोत्पत्ति वक्र की भी विशेषता होती है कि नीचे दाहिनी ओर झुके हुए होते हैं। जैसे उदासीनता वक्र में हम ये होता है कि यदि हम एक वस्तु का उपभोग बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु का उपभोग हमें कम करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार यदि हम उसी उत्पादन की मात्रा को प्राप्त करना चाहते हैं तो एक साधन की मात्रा को बढ़ाने पर हमें दूसरे साधन की मात्रा को कम करना होगा। और ऐसी स्थिति में ये समोत्पत्ति वक्र होते हैं जो बाएं से दाईं ओर या ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए होते हैं। जैसे ये समोत्पत्ति वक्र है और इसमें यहाँ हमने श्रम को दर्शाया है और यहाँ कैपिटल को दर्शाया है। ये आपका एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, तो इसमें देखिए बाएं से दाएं ओर गिर रहे हैं। और इसका मतलब यह है कि यदि हम सपोज ए बिंदु पर है और ए बिंदु पर इसकी L1 मात्रा और इसकी C1 मात्रा लगाते हैं। अब यदि हमें श्रम की मात्रा बढ़ानी पड़ी, मान लेते हैं L से L2 गए, तो हमें C की मात्रा को घटाना पड़ा बी बिंदु पर जाने के लिए। तो यह एक की मात्रा बढ़ाने पर दूसरे की मात्रा को घटाना होता है, इसलिए झुके हुए होते हैं। दूसरी इनकी विशेषता होती है कि ये मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होते हैं। मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होते हैं। इसके लिए मैंने जब आपको प्रोडक्शन फंक्शन वाले वीडियो को वापस देख लें, उसमें बहुत डिटेल में ये चीज़ स्पष्ट की थी। तो ये जो है ये मूल बिंदु की ओर झुके हुए होते हैं या उन्तोदर होते हैं। इसका कारण ये है कि जो सीमांत तकनीकी की प्रतिस्थापन दर है वह घटती हुई होने के कारण ही ये वक्र मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होते हैं। विद्यार्थियों, तकनीकी प्रतिस्थापन की दर क्या है, इसे मैं एक बार थोड़ा सा फिर समझा देना चाहता हूँ। जैसे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन L4C, इसका मतलब यह है कि श्रम की एक मात्रा या श्रम की निश्चित मात्रा बढ़ाने के लिए पूंजी की त्यागी जाने वाली मात्रा, वह आपकी सीमांत तकनीकी प्रतिस्थापन दर कहलाती है। और इसमें यह होता है कि यह दर निरंतर गिरती हुई होती है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आप श्रम की मात्रा को बढ़ाएंगे वैसे वैसे पूंजी की मात्रा को आपको त्याग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, लेकिन त्यागी जाने वाली या छोड़ी जाने वाली मात्रा का अनुपात है वो निरंतर कम होता जाता है। इसीलिए मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो नेगेटिव होती है और इस घटती हुई होने के कारण ही यह वक्र मूल बिंदु की तरफ उन्तोदर होते हैं। और ये तकनीकी प्रतिस्थापन की दर दर्शाती क्या है, इसको भी आप थोड़ा सा समझ लें। वैसे मैंने प्रोडक्शन फंक्शन के समय इस बात को क्लियर किया था कि जैसे जैसे हम एक संयोग से दूसरे संयोग, दूसरे संयोग से तीसरे संयोग, यदि हम वक्र के दाहिनी तरफ बढ़ते जाते हैं तो श्रम की मात्रा के बढ़ाने के साथ साथ हमें पूंजी की मात्रा का जो परिवर्तन करना होगा, जिसे हम कैपिटल C कह सकते हैं, और कैपिटल C का जो एरिया होगा वो निरंतर कम होता जाएगा। इसको हम इस रूप में भी स्पष्ट कर सकते हैं कि श्रम की मात्रा में वृद्धि से होने वाली उत्पत्ति में वृद्धि, जैसे श्रम की मात्रा में वृद्धि को हम डेल्टा L कह सकते हैं, श्रम में होने वाला परिवर्तन, इनटू मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ
वन वन का मतलब है ले सकते हैं श्रम का सीमांत उत्पादन या श्रम की उत्पत्ति। तो श्रम की मात्रा में परिवर्तन और श्रम की उत्पत्ति को यह गुणा करते हैं तथा पूंजी की मात्रा में कमी में होने वाली उत्पत्ति या हानि। तो वो आपका ये दर्शाएगा कि कितना श्रम में परिवर्तन होता है, और उसको यदि हम MP1 से मल्टीप्लायर करते हैं तो इससे ये दर्शाया जाएगा कि जो ये है कि श्रम की मात्रा में वृद्धि होने से उत्पत्ति में कितनी वृद्धि होगी यदि हमें पूंजी की मात्रा में कमी करनी पड़े। और दूसरा हम लेते हैं डेल्टा C इंटू MPC, ये MPL ये MPC। तो इसका मतलब ये है कि पूंजी की मात्रा में परिवर्तन, डेल्टा C क्या कह रहा था, पूंजी की मात्रा में परिवर्तन, और MPC क्या कह रही है, MPC कह रही है पूंजी की उत्पत्ति, कि पूंजी की सीमांत उत्पत्ति क्या है। और समान उत्पत्ति की शर्त में हम लिख सकते हैं समान उत्पत्ति की शर्त के अनुसार क्या सिचुएशन बन जाएगी, डेल्टा L इंटू श्रम की सीमांत उत्पत्ति बराबर डेल्टा C पूंजी में परिवर्तन इंटू पूंजी की सीमांत उत्पत्ति। और इसको यदि हम इस रूप में भी लिख सकते हैं डेल्टा C अपॉन डेल्टा L, यानी L में परिवर्तन होने के कारण C में होने वाला परिवर्तन वह है MPL बटा MPC, अर्थात यही कहलाती है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन L/C। और इसमें हम निशान को छोड़ देते हैं, निशान को छोड़ते हुए। तो विद्यार्थियों हम कह सकते हैं कि साधनों के बीच तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर साधनों की सीमांत उत्पत्ति के अनुपात के बराबर होती है, सीमांत उत्पत्ति के बराबर अनुपात के बराबर होती है। जैसे यह जो है साधनों में परिवर्तन बता रहा है और ये साधनों की सीमांत उत्पत्ति को बता रहा है। तो ये जो तकनीकी प्रतिस्थापन दर की परिभाषा हम कह सकते हैं कि साधनों के बीच तकनीकी प्रतिस्थापन की दर क्या है, वह है साधनों की सीमांत उत्पत्ति के अनुपात के बराबर। ये पूंजी का श्रम बटा पूंजी का सीमांत उत्पादन, और वह दोनों साधनों में परिवर्तन के अनुपात के बराबर होता है। हम ये कह सकते हैं कि समोत्पत्ति वक्र में एक बिंदु पर तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर उस बिंदु पर वक्र के ढाल के बराबर होती है। यदि हम वक्र की स्पर्शरेखा से ढाल खींचते हैं तो वह ढाल के बराबर उसकी सीमांत उत्पत्ति तकनीकी प्रतिस्थापन की दर प्राप्त होगी। और यह तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वह घटती हुई होती है, क्योंकि यह हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम जिस साधन का त्याग करते हैं उसकी उदासीनता वक्र में हमने देखा था उसकी सीमांत उत्पत्ति है वह अधिक होती है। इसी प्रकार हम यहाँ पर भी देखेंगे कि जिस जिस साधन की मात्रा बढ़ाते हैं उसकी सीमांत उत्पत्ति है वो घटती जाती है, जबकि त्यागे जाने वाले मात्रा की सीमांत उत्पत्ति अधिक होने के कारण हम उसका उत्तरोत्तर कम त्याग करेंगे। यह दूसरी विशेषता थी जिसके कारण समोत्पत्ति वक्र है वो मूल बिंदु की तरफ उन्मुख होते हैं। और एक तीसरी विशेषता है कि समोत्पत्ति वक्र है वो एक दूसरे को काटते नहीं। जिस तरह उदासीनता वक्र की विशेषता थी ना, वैसे ही इनकी विशेषता है कि समोत्पत्ति वक्र जो है आइसोक्वांट कर्व है वो एक दूसरे को काटते नहीं है। समोत्पत्ति वक्र परस्पर काटते नहीं है, यानी एक दूसरे को काटते नहीं। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, जैसे ये समोत्पत्ति वक्र है, दूसरा समोत्पत्ति वक्र है। फर्स्ट समोत्पत्ति वक्र पर मान लेते हैं 50 इकाई उत्पन्न होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए उदासीनता वक्र और समोत्पत्ति वक्रों के बीच में यदि हम अंतर की बात करते हैं तो समोत्पत्ति वक्र में हम गणितीय रूप से भी स्पष्ट करते हैं कि प्रत्येक वक्र से हमें कितनी उत्पादन की मात्रा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखिए एक विरोधाभास की स्थिति बन जाएगी। जैसे इस बिंदु पर दोनों ही वक्रों से बराबर उत्पादन दिखाया जा रहा है रेखा चित्रीय रूप से, जबकि गणितीय रूप से देख रहे हैं कि ऊपर वाले वक्र से 70 इकाई उत्पादन हो रहा है और नीचे वाले वक्र से 50 के बराबर उत्पादन हो रहा है। इससे पहले यदि हम के बिंदु को लेते हैं तो के बिंदु ए से नीचे बता रहा है, तो इसका मतलब कम उत्पादन बता रहा है। यहाँ हम जे बिंदु लेते हैं, जे और एच के बीच कंपैरिजन करते हैं तो ए और जे में तो उत्पादन बराबर है, लेकिन और
के और ए में भी बराबर है, लेकिन गणितीय रूप में हम ये देख रहे हैं कि समुत्पत्ति वक्रों में उत्पादन की मात्राएं अलग अलग बताई गई है। अतः यदि वक्र एक दूसरे को काटते हुए होंगे तो इसकी मूल जो अवधारणा या विशेषता है वह विरोधाभास को प्रकट करेगी। इसीलिए समुत्पत्ति वक्र काटते हुए नहीं होते हैं। विद्यार्थियों, धन्यवाद। आज हमने समुत्पत्ति वक्र के बारे में आपको विशेषताएं बताई। आप एक बार पढ़ें। यदि इसमें कोई इसी तरह की समस्याएं आपको लगे तो वापस आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, संपर्क करके पूछ सकते हैं। निरंतर तैयारी जारी रखें ताकि आप इन पेपर में अच्छे अंक ला सकें। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।